हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि आज अपन अबेल ऑनलाइन पे बहुत ही खास क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है एक्सरसाइज 4.8। तो 4.8 के क्वेश्चंस करेंगे आज देखेंगे कि 4.1 के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और साथ में भी देखेंगे कि उनका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसपे अपन को बहुत ही ध्यान से गौर करना है। तो आज हम वो क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे 4.8 के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप सारणी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सारणी को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और कंसेप्ट को आप नहीं भूल पाएं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आप इस कंसेप्ट को फॉलो कर पाएंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है के के किस मान के लिए, क्वेश्चन फर्स्ट है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए सारणिक की वैल्यू दे रखी है। वो है के 4, के यहाँ 4 है, यहाँ पे -2 है और ये 3 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से सोचना है और आप अच्छी तरीके से देखो और समझो कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है के किस मान के लिए सारणी के -2 4 3 का मान 0 होगा। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही झटाझट फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राजस्थान बोर्ड में और सीबीएसई दोनों में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोर्ड के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमने लिखा के -2 4 और 3, तो ये हमने सारणी के अंदर इसको बंद कर दिया और इक्वल करके 0 कर दिया। अब आपको करना क्या है, सारणी में आपको क्या करना है, बाबा की पोटली बनानी है। तो बाबा की पोटली किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे। तो यहाँ वाले को यहाँ वाले से, यहाँ वाले को यहाँ वाले से मल्टीप्लाई करना है और बाबा की पोटली बन जाएगी। तो बाबा की पोटली, अब इसमें क्या रखना है, पैसा यानी ऋण यानी मनी। तो कैसे रखेंगे बीच में पैसा, तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के को इससे और इसको इससे। तो कितना होगा, 3k -8 = 0। 3k -8 = 0। अब देखो ध्यान से, 3k -8 पर इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस तो बीच में आता है, तो ये प्लस आ जाएगा। तो 3k बराबर कितना आएगा, -8। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों, -8/3। तो आपका आंसर है k बराबर -8/3। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही, ये केवल इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से मिस आउट नहीं करने हैं। बहुत ही छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन है 4.1 के अंदर। तो 4.1 के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ये x y और ये 2 और 4 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0, तो x अनुपात y का ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बस इतना ही है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, और इसी आसानी से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितना छोटा सा क्वेश्चन उतनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर डालेंगे। तो कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा और 2 को y से करेंगे तो 2y होगा। तो 4x -2y बराबर कितना होगा बच्चों, 0। तो ये हो गया 4x बराबर 2y। तो x/y का मान निकालना है, तो ये y को नीचे ले आएंगे। तो y को नीचे लाओगे तो ये y लिख दिया और ये हो गया 2/4। तो कितना आ गया, ये 1/2। तो x अनुपात y का मान बच्चों कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब करते हैं अगला। तो अगला काउंटडाउन, यदि क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अगला कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो 4.1 के हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व होता है, क्या इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये 2
वाई, यहाँ 2 3 और यहाँ है वाई और एक्स। बच्चों ये रहा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट। अगला क्वेश्चन, यदि ऐसा दे रखा है कि यदि ये दे रखा है इक्वल 4 दे रखा है तथा साथ में दे रखा है एक और सारणी दे रखी है एक्स वाई और ये दे रखा 4 और 2 ये दे रखा है और इक्वल 7, तो एक्स एवं वाई का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम तुरंत कर डालेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल 7। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसमें माइनस लगाना और ये 4 लिख दिया, इसको इससे और इसको इससे और बीच में माइनस लगाना है और 7 कर दिया। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सारणी को कैसे सोल्व करना है। तो आगे देखते हैं कि यदि दो समीकरणें दे रखी है, तो याद करो 10वीं क्लास में 10th क्लास में हमने पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया था। उसको सोल्व करने के लिए ये समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको मान लिया आपने 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कर डालेंगे। कैसे करेंगे, इसके नीचे इसको लिख दो 2x माइनस 4y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2। और इसको काटाफीसी कर डालेंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 3y, ये प्लस का 4y, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y प्लस का और 4 माइनस 7 यानी माइनस का कितना आ गया 3। तो ये आया आपके पास y का मान। अब y बराबर -3 मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख डालते हैं। तो कितना होगा 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल 4। तो 2x बराबर 2x प्लस 9 इक्वल 4। तो 2x बराबर कितना हो गया 4 माइनस 9 यानी 2x बराबर आ गया माइनस का 5। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों -5/2। तो ये आपके पास दो मान आ गए, y बराबर -3 और x बराबर -5/2। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर था आपका ये 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया अभी। अब देखते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कैसे इंटरेस्टिंग है देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन का आपको बेसब्री से होगा इंतजार। तो करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आप ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये है x माइनस 1 सारणी में दे रखा है x माइनस 1, अगला है x माइनस 2 और इधर दे रखा है x और ये दे रखा है x माइनस 3 और इक्वल दे रखा है 0। तो x का मान ज्ञात करो। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो x का मान निकालना बहुत ही आसान है, हमें सारणी को सोल्व करना आना चाहिए। तो सारणी को किस तरीके से सोल्व करते हैं ये हम देखेंगे कि सारणी को किस तरीके से इजी गोइंग अपन सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से देखते रहें और यदि हमारा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर दें, ताकि बेल बटन को भी ऑन कर दें, ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अदरवाइज आप नए वीडियो से छूट जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो आते रहें। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा x माइनस 1, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 3 से और माइनस लगा दिया x और x माइनस 2 बराबर 0। देखो ध्यान से, आप क्या कर रहा है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर डाला है और कुछ नहीं किया है, जस्ट गुणा करना है बच्चों। तो गुणा कैसे करना है ये हमने अच्छे तरीके से सीखा है। तो अब देखते हैं इसको गुणा कैसे करना है। तो गुणा कर डालते हैं इसको गुणा करोगे तो कितना होगा x²। x को x से गुणा करोगे तो x² और 3 को x से करोगे तो -3x माइनस x और ये हो गया प्लस का 3 माइनस x² और ये हो गया प्लस का 2x इक्वल 0। तो अब क्या हो गया, x² से तो x² कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या -3x और ये x माइनस का 4x
और ये प्लस का 2x, ये प्लस का 2x, और कुछ बचा क्या, ये बचा 3 इक्वल 0। तो ये हो गया 2x माइनस का प्लस 3 इक्वल 0। तो 2x बराबर कितना आ गया, माइनस 2x बराबर माइनस 3। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 3/2। आपका आंसर आ गया x बराबर 3/2। तो ये हमने देखा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, बहुत ही आसानी से करेंगे अगले क्वेश्चन को। निम्न में से प्रथम स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक और सहखंड निकालना है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, प्रथम स्तंभ, प्रथम, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सहखंड निकाले। तो इससे पहले मैंने सहखंड का वीडियो अपलोड किया था, वीडियो डाला था, पर कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो मैं इसका वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कर डालते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अब डाटा क्या है, डाटा है आपके पास, क्वेश्चन दे रखा है वो है 1 - 3 2, और ये 4 - 1, और ये है 2, ये 3 5 2। ये देखो आपके पास क्वेश्चन। तो ये इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा है, इसी तरीके से डाटा कर डालेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ और सेकंड क्वेश्चन को आप स्वयं करके देख लेना। ऐसा कैसे, ये इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1 - 3 2 4। तो इसमें सबसे पहली बात है, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणी निकालनी है। तो प्रथम स्तंभ के अवयव क्या है ये पता होना चाहिए। तो जब भी आपको पता है, तो ऐसे जब चलती ना ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। यानी रो यानी क्या होगा, इसको बोलेंगे पंक्ति। क्या बोलेंगे, पंक्ति। और इसको बोलेंगे, ये भी रो है, और इस तरीके से जितनी भी लाइनें चलेंगी वो सब हो जाएंगी रो। तो फिर ऐसे चलेंगे तीर, तो फिर क्या बोलेंगे, इसको चलेंगे, बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ यानी कॉलम। तो इसको बोलते हैं स्तंभ और इसको बोलते हैं रो, है ना। ये रो और ये स्तंभ, कॉलम। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखो, अब इसमें अब आपको समझ में आ गया प्रथम स्तंभ कौन सा है। प्रथम स्तंभ आपको समझ में आ रहा है। प्रथम स्तंभ के जो अवयव हैं, प्रथम स्तंभ में एक, प्रथम स्तंभ एक का एक की उपसारणिक, एक की उपसारणिक, प्रथम स्तंभ एक की उपसारणिक, इसका निकाल देते हैं। प्रथम स्तंभ ये रहा, यही है प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ के अवयव क्या है, 1 4 - 3। तो प्रथम स्तंभ एक की बात करते हैं। तो उपसारणिक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, इसकी पंक्ति को, इसके स्तंभ को छोड़ना होगा। तो कितना हो गया, ये हो गया -2। देखो इसको इससे गुणा कर दिया, और -10। तो ये हो गया -10। -2 -10 यानी -12, यानी कितना हो गया, -12। तो प्रथम स्तंभ की उपसारणिक आ गई एक की, प्रथम स्तंभ एक की। अब प्रथम स्तंभ 4 की उपसारणिक निकालेंगे। तो प्रथम स्तंभ 4 की उपसारणिक कितनी होगी, 4 की होगी, -3 को 2 से करेंगे तो -6, और ये हो गया -6 - 10। तो -6 - 10 तो कितना होगा, -16। तो आप देखो कि प्रथम स्तंभ 4 की उपसारणिक आ चुकी है। अब वापस लिखते हैं, प्रथम स्तंभ 3 की उपसारणिक। तो कैसे सोल्व करना है बच्चों इसको, तो उपसारणिक सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के लिए निकालेंगे, इसी पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे। तो कितना हो गया, -6, और ये हो गया +2, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 यानी +2 हो गया। तो कितना आ गया, -4। तो आप देख सकते हो प्रथम स्तंभ के जो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी है। प्रथम स्तंभ की वो क्या क्या वैल्यूज हैं आपके पास है, -12, उसके बाद सेकंड एलिमेंट है -16, और थर्ड एलिमेंट है आपके पास कितना,
-4। तो प्रथम स्तंभ की उपसारणिक आ गई और ये रहा आपके लिए सखंड। तो सखंड को कैसे निकालना है देखते हैं। तो सखंड को कैसे सोल्व करना है, तो ये सखंड हम साथ में निकालेंगे। अब देखो, जब भी आप प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक बनाओगे तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि लिखना क्या है। इसको आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे, इसको लिखोगे M11, इसको लिखोगे M21 और इसको लिखोगे M31। अच्छा, तो फिर इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं A11 A21 और इसको लिखेंगे A31। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान बोर्ड में क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं F। तो यदि आप CBSE के स्टूडेंट्स हो तो A1 A11 A21 A31 लिख दोगे, और यदि आप RBC के हो तो नोटिफिकेशन बुक में F11 F21 और F31 लिखता है बच्चों। तो इसकी वैल्यू में आप ध्यान से देखो, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 हो गया। तो ये सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या ना, तो सम संख्या होगा तो उसको ऐसा कैसा ही छोड़ देंगे, यानी -12 आपका आंसर। यदि 2 और 1 कितना हो गया 3, तो जब 2 1 3 हो गया तो ये जोड़ने के बाद कितना हो गया 3 सम संख्या की विषम है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 16। और ये कितना है -4, 3 और 1 कितना है 4 समय की सम है ना, तो इसको ऐसा कैसा ही छोड़ देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यदि सम आ जाए तो वैसा का वैसा छोड़ दो, और विषम आ जाए तो उसके आगे माइनस लगा डालो। तो देखते हैं, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सोल्व करना है, और ये हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और उसको कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 3 -11 1 5 0 0 और -10 3 0। ये वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू को किस तरीके से निकालना है ये देखते हैं अपन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो जब भी आपके पास 2 जीरो आ जाए ना, समझ लो आपके क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी 2 जीरो दिख जाए तो तीसरे के सापेक्ष उसको खोल डालो। जब भी दो जीरो दिख जाए तो तीसरे के सापेक्ष खोल डालो, तुरंत आंसर आएगा फटाफट। कैसे, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आप चाहो तो ऐसे खोल लो। और ऐसे में आप देख रहे हो कि 3 जीरो नहीं है, तो इसलिए इसके सापेक्ष खोलना सही नहीं है। तो जब भी आपके पास आपको खोलना हो तो ध्यान रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक याद रखो ना, क्यों इतना सारा याद करते हो, इतना सारा याद मत रखो। आप रखो प्लस माइनस प्लस उल्टा कर दो, माइनस प्लस माइनस उल्टा कर दो, प्लस माइनस प्लस, कितना सिंपल। अब इसका मतलब ये है कि बीच वाले के सापेक्ष मैं इसको खोल रहा हूँ, मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, या इसके सापेक्ष खोल सकता हूँ, इसके सापेक्ष खोलूंगा तो एक ही है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। तो डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, 1 के सापेक्ष खोलोगे तो इसके सापेक्ष खोलोगे तो 2, इसके सापेक्ष खोलोगे तो 0 हो जाएगा, इसके सापेक्ष भी 0। और इसकी पोजीशन क्या है, A11 A12 A113 यानी 314। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 और 1 कितने होते हैं 4 होते हैं, यानी सम संख्या, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 के सापेक्ष छोड़ोगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो फिर बचा क्या आपके पास बचा ये, तो कितना गया 15 - 0, ये बचा ना, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना गया 15 - 0, तो आपका आंसर आ गया 15। देखा ना कितनी आसानी से हम आंसर निकाल पाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। तो ये हम बिल्कुल कंप्लीट करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं किसको, 4.1 को। तो 4.1 का लास्ट का सवाल है, और वो आपके नंबर को बना देगा, आपके नंबर दिलाएगा आपको पूरे में से पूरे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कौन सा, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 4.1 का लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, वो है 1AB। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1AB
1ab माइनस a1c और ये है माइनस b माइनस c माइनस b माइनस c 1 और आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है कि ये इक्वल है किसके, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखते हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सोल्व करना है। अब सारणी को सोल्व करना आपको बताया है कि 3/3 के सारणी को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से आता है। फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो में कमेंट करें कि सर हमें 3/3 का सारणी नहीं आता। तो आप कमेंट करना ना भूलें, यदि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही। तो कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, जहाँ भी चाहे वहाँ शेयर कर डालो। तो शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों का साथ तो मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आप प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। तो ये लिखा 1 के सापेक्ष लिखोगे तो इसको और इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दोगे। देखो ध्यान से, इसके सापेक्ष खोल रहे हैं तो 1 के सापेक्ष खोलोगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। कितना गया, 1 माइनस c यानी 1 प्लस c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। 1 c को c से गुणा करेंगे तो c स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी होता है पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद लिखा माइनस a को लिखेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो कितना आ गया, ये हो गया माइनस a माइनस bc यानी प्लस bc। देखो माइनस a प्लस bc। उसके बाद क्या बचा, ये b बचा। तो b लिखोगे तो देखो b लिखोगे तो क्या होगा, b लिखोगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। कितना हो गया, माइनस प्लस यानी कितना हो गया, ac जो हो गया ac माइनस b यानी प्लस b। तो ये आपके पास डाटा आ गया। तो क्या है ये, 1 प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस abc और ये कितना आ गया, प्लस abc और ये प्लस का b स्क्वायर आ गया। तो कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसे काट डालो। तो कट क्या रहा है, abc तो ये काट दिया हमने। क्या बचा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसके साथ ही 4.1 हो चुका है कंप्लीट। तो आगे और देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सारणी की प्रॉपर्टीज होती है। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी डला हुआ है वीडियो, आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो देखना चाहो तो वहाँ देख सकते हो, और हिंदी मीडियम के वीडियोस आपको तो मिल ही रहे हैं। तो आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फॉलो करने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तब तक बाय, टेक